नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। अनाज गोदामों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का अहम रोल। दक्षिण चीन के संचन में मची एयर टैक्सी की धूम। ब्राजील के नई ऊर्जा वाहन उद्योग का बढ़ता बाजार। अब समाचार विस्तार से। चीन के कई इलाकों ने अनाज उत्पादन में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने पर जोर दिया है, साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्टोरेज अभ्यासों को बढ़ावा दिया है और इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। जहां एक और सिंचान के गोदाम कैमरे से लैस हैं ताकि लगातार कीड़ों से बचाव, गोदाम को हवादार बनाए रखने, नमी से बचाने में मदद मिल सके। वहीं दूसरी ओर चीन के अन्य कुछ प्रांतों में गोदामों में स्मार्ट मॉनिटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टोरेज सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी अनाज के तापमान की निगरानी भी करते हैं। इन दिनों दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में कॉफी चेरी पक कर तैयार है और लोकल कॉफी उत्पादकों के लिए कमाई का बहुत बढ़िया जरिया बन गया है। आपको बता दें कि यूनान चीन में कॉफी की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसका मौसम हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स की खेती के लिए बिल्कुल सही है। इस साल ताजे फलों का उत्पादन लगभग 460 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इन ताजे फलों की कमाई $2.5 लाख तक पहुंच सकती है। पिछले एक दशक में कॉफी बीन्स का बाजार मूल्य लगातार बढ़ा है और कॉफी का बाजार काफी फलने फूलने लगा है। कम ऊंचाई वाली एयर टैक्सी दक्षिण चीन के संचन के लोगों में काफी मशहूर होती जा रही है। संचन ने भीड़ भरी सड़कों और जाम से निजात दिलाने के लिए अनुकूल पुलिस उपायों और कम ऊंचाई वाली हवाई परिवहन तकनीक का फायदा उठाकर सड़कों पर उड़ने का सपना सच कर दिखाया है। संचन की एक प्रमुख कम ऊंचाई वाले वाहन वाहक और हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी हेली ईस्टर्न एयर टैक्सी सेवा देने वाली लोकल कंपनियों में से एक है। यह कंपनी अब करीब 30 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा चलाती है। हवाई टैक्सी सेवा के अलावा हेली ईस्टर्न आपातकालीन बचाव, बिजनेस फ्लाइट और हेलीकॉप्टर टूरिंग सहित बिजनेस भी चलाती है। चीनी सरकार के वन्य जीवन प्रयासों के चलते देश में विलुप्त हुए केबोट ट्रैगोपैन पक्षियों की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पीले बेलदार ट्रैगोपैन के नाम से मशहूर चमकीले रंग का यह पक्षी काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि इसकी छाती पर बना पैटर्न पारंपरिक चीनी शब्द शोउ जैसा दिखता है, जिसका मतलब है दीर्घायु। फुजियन और चांगशी के पूर्वी प्रांतों के बीच मौजूद वुई पर्वत पर केबोट की ट्रैगोपैन चिड़िया सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मूल रूप से चीन में पाई जाने वाली यह चिड़िया मुख्य रूप से चिरचांग, फुजियन, क्वांगतोंग, क्वांगशी, हुनान और चांगशी में देखने को मिलती है। एक प्रमुख चीनी उपभोक्ता के तौर पर मिस्र सालाना 27 लाख टन चीनी का उत्पादन करता है, लेकिन 35 लाख टन से ज्यादा मांग होने की वजह से मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक तनाव के चलते देश में चीनी की किल्लत हो रही है। फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष और मुद्रास्फीति जैसे हालिया कारकों के कारण मुद्रा कमजोर हो गई है और आपूर्ति रुक गई है, जिससे चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। कीमतों को स्थिर करने के लिए मिस्र ने कई उपाय किए हैं, जिनमें बाजार की अटकलों पर रोक लगाना, कम आय वाले लोगों के लिए आपूर्ति बढ़ाना और चीनी की कीमतें तय करना शामिल है। दिसंबर के मध्य में सरकार ने चीनी निर्यात प्रतिबंध को अगले साल मार्च के अंत तक बढ़ा दिया। एक दक्षिण अफ्रीकी नेटबॉल स्टार देश में पिछड़ी हुई युवा महिलाओं में खेल को बढ़ावा दे रही है, ताकि उनके लिए नए अवसर पैदा किए जा सके। सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने इस साल की शुरुआत में इतिहास रचा, जब वह नेटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने से चूकने से पहले सभी घरेलू फैंस को रोमांचित कर दिया। तब से देश में खेल के प्रति रुचि और महिलाओं के खेल के प्रति सम्मान चरम पर है। लेकिन कई युवाओं के लिए विशेष रूप से छोटे शहरों में मौके कम मिलते हैं। हालांकि स्टार खिलाड़ी फुमजा मावेनी ने इस स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की है। मावेनी ने लगातार 3 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है और उन्हें खेल के बेस्ट रक्षकों में से एक माना जाता है। ब्राजील का नई ऊर्जा वाहन उद्योग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देश में इसकी बिक्री काफी तेजी से बढ़ रही है। ब्राजीलाई एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील में अब 2 लाख से अधिक नई ऊर्जा वाहन हैं। साल 2023 में सभी प्रकार के नई ऊर्जा वाहन की कुल बिक्री साल दर साल लगभग दोगुनी हो गई। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। चीनी लालटेन फेस्टिवल चीनी लूनर न्यू ईयर का ही एक उत्सव है।
चीन में लालटेन फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये लूनर न्यू ईयर का आखिरी दिन और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। चीनी भाषा में पारंपरिक चीनी कैलेंडर के पहले महीने को युआन कहा जाता है और प्राचीन काल में रात को श्याओ कहा जाता था। इस तरह लालटेन फेस्टिवल का चीनी नाम युएन श्याओ पड़ गया। लालटेन फेस्टिवल या युएन श्याओ फेस्टिवल चीन में एक खास उत्सव है। यह पारंपरिक चीनी कैलेंडर आमतौर पर फरवरी या मार्च के पहले महीने के 15वें दिन होता है। इस साल यह त्योहार 24 फरवरी को है क्योंकि चीनी नया साल 10 फरवरी को शुरू हुआ था। यह त्योहार चीनी नववर्ष का समारोह के अंत का प्रतीक है जो पहले लूनर महीने के पहले दिन शुरू हुआ था। लालटेन फेस्टिवल के दौरान लोग कागज के लालटेन जलाने, पारंपरिक भोजन खाने, लॉयन डांस और ड्रैगन डांस आदि करने वाले ऐसे कई सामुदायिक उत्सव आयोजित करते हैं। लालटेन फेस्टिवल को मुख्य रूप से एक नाइट फेस्टिवल यानी एक रात्रि महोत्सव माना जाता है। दिन के समय लॉयन और ड्रैगन डांस और कलाबाजी जैसी रोमांचक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हालांकि जैसे ही सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है, लालटेन फेस्टिवल जीवंत हो जाता है। जीवंत रंगीन लालटेन रात के आकाश को रोशन करते हैं जिससे एक जादुई और मनमोहक वातावरण बनता है। अलग अलग आकृतियों और आकारों में लालटेन सड़कों को रोशन करते हैं जिससे वहां मौजूद लोगों के बीच हैरानी और खुशी का भाव पैदा होता है। चीन में लालटेन को सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही फ्लोटिंग लालटेन को शोक का प्रतीक माना जाता है और ये किसी के पूर्वजों और पैतृक आत्माओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। दरअसल लालटेन चीनी परंपराओं और त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक हैं। इन्हें अक्सर लूनर न्यू ईयर और लालटेन फेस्टिवल जैसे खास मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने पूर्वजों और पैतृक आत्माओं का सम्मान और मार्गदर्शन करने के लिए फ्लोटिंग लालटेन छोड़ते हैं। अलग अलग चीनी रीति रिवाज जैसे सोंग राजवंश की लालटेन पहेलियां इस फेस्टिवल के आकर्षण को बढ़ाती हैं। लोग चिपचिपे चावल खाकर और लॉयन और ड्रैगन डांस करके इस उत्सव का जश्न मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये डांस बुरी आत्माओं को भगाते हैं और सौभाग्य को बढ़ाते हैं। पहले बच्चे रात में कागज के लालटेन लेकर मंदिरों में जाते थे, पहेलियां सुलझाते थे। यदि वे पहेली सुलझा लेते थे तब वे उस पहेलियों के मालिक को ढूंढकर इनाम पाते थे। ये परंपरा सोंग राजवंश सन 1960 से सन 1989 के दौरान हांगचो में शुरू हुई। आजकल लोग लालटेन फेस्टिवल के दौरान रात में लालटेन की रोशनी से जगमगाते विशाल लालटेन के साथ पार्क में जाते हैं। आधुनिक लालटेन ड्रैगन, जानवरों, पौराणिक पात्रों या कार्टून के आकार में बनाए जाते हैं। आतिशबाजी भी इस उत्सव का एक हिस्सा है। इस त्योहार के दौरान लोग साल की पहली पूर्णिमा को निहारने और तस्वीरें खींचने का आनंद लेते हैं। चीन के कई इलाकों में उड़ने वाले लालटेन भी उड़ाए जाते हैं, हालांकि ये अक्सर निषिद्ध है। लालटेन और आतिशबाजी की सराहना करने के अलावा लालटेन महोत्सव में लॉयन और ड्रैगन डांस, पारंपरिक संगीत और कलाबाजी शो जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल है। लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने, पारंपरिक खेल खेलने और लालटेन पहेली सुलझाने की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक जीवंत और मजेदार उत्सव है जो लोगों को एक साथ करीब लाता है। लालटेन फेस्टिवल में लोग युएन श्याओ या थांग युएन नामक एक विशेष व्यंजन का आनंद लेते हैं। यह मीठे पेस्ट से भरे चिपचिपे चावल के गोले वाला सूप है जो परिवार के पुनर्मिलन और प्रचुरता का प्रतीक है। लालटेन फेस्टिवल की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं, फिर भी सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी यह है कि इसकी उत्पत्ति सर्दियों की रातों में कमी को चिन्हित करने वाले एक प्राचीन वार्षिक उत्सव से हुई है। एक सिद्धांत इसे ताओवाद से जोड़ता है। पहले लूनर महीने के 15वें दिन ताओवादी देवता थियन क्वान का जन्मदिन मनाया जाता है। चीनी लालटेन फेस्टिवल की शुरुआत हान राजवंश 206 ईसा पूर्व से 220 ईसा के दौरान हुई थी। कई कहानियां इस फेस्टिवल की उत्पत्ति का वर्णन करती हैं। एक कहानी के अनुसार जैट सम्राट को यह सोचने के लिए प्रज्वलित लालटेन और आतिशबाजी का उपयोग किया गया था कि वह जिस शहर को नष्ट करना चाहते थे उसमें आग लगी हुई थी। एक अन्य कहानी के अनुसार लालटेन ने देवता थाई को प्रसन्न किया ताकि लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।